अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने आज़म चिश्ती साहब के साहबजादे प्रोफेसर जमशेद आज़म चिश्ती को दावत दी थी और वो तशरीफ़ लाए थे और आज़म साहब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपके लिए नई थी और उसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझे मिला। आज के प्रोग्राम में भी हमने आज़म चिश्ती साहब के सबसे छोटे साहबजादे प्रोफेसर इसरार चिश्ती को बुलाया है। आज उनसे भी हम ऐसी बातें करेंगे जो बहुत सारी ऐसी होंगी जो आपके लिए नई बातें होंगी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स के उस्ताद हैं, खुद शेर कहते हैं और बहुत सारी बुनियादी तालीम जो इनको अपने घर से मिली और जो इन्होंने बाद में हासिल की। किन किन लोगों से मिले, किन किन लोगों से राब्ता रहा और ये सारी बातें हम प्रोफेसर इसरार चिश्ती से सुनेंगे। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम घर याद रहे और ऐसी बातें जो ऐसे लोगों की बातें जो जिनको हम याद करते हैं और कोशिश है कि ऐसी बातें जो याद की जाए। तो आप आज़म साहब के सबसे छोटे बेटे हैं। कितनी उम्र थी जब उनका इंतकाल हुआ? 93 में उनका इंतकाल हुआ। तो जो मेरी ऑफिशियल उम्र है एक साल का, चूँकि वो कागज़ों में फ़र्क, जी। वो 63 है। 93 में अब्बा का विसाल हुआ, उस वक्त 30 साल मेरी उम्र। सही सही। तो आप ज़ाहिर है 30 साल में तो फिर बंदे ने सारा जी, कुछ जी। देखा होता है घर जी। में और वो सारा। तो आप कोई ऐसी बात चिश्ती साहब के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शख्स जो जो अभी तक बातों में ना आया हो कि आज़म साहब का उससे बहुत ताल्लुक़ था, या वो आज़म साहब के उससे शायरी में, मौसीकी में ख़ास बात कोई ऐसी बताएं जो नाज़रीन से शेयर ना हुई हो? मैं एक पहलू उनकी ज़िंदगी का शेयर कर देता हूँ। जी। मेरा ख़्याल है कि वो शायद चूँकि ज़्यादा लोग उनको नात के हवाले से, और जो नात सुनते हैं लोग, वो उनको उसी हवाले से जानते हैं। एक हवाला उनका ये था कि वो एक ख़ास बात जो उनकी ज़िंदगी की है वो ये थी कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे एक वक्त में। ही वॉज द बिगेस्ट कारपेट मैन्युफैक्चरर ऑफ पाकिस्तान। जब जश्न काबुल हुआ करता था और रेडियो पाकिस्तान के सारा वफ्द जाता था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जश्न काबुल में, जिसमें फरीदा खान अब्दी उस्ताद, सलामत अली खान साहब और सभी, तो उस वफ्द के जो इसको क्या कहना चाहिए, जो रहनुमा होते थे या जो हेड करते थे उसको, जो लेके जाते थे, वो अब्बा जी होते थे। अच्छा। एक वजह ये थी कि वो वहाँ फ़ारसी बोली जाती थी, तो अब्बा फ़ारसी दान भी थे। दूसरा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन भी होती थी जश्न काबुल पे, तो वहाँ हमारे कारपेट्स जो थे वो भी अब्बा वहाँ पे नुमाइश के लिए एक पूरा अमला उनके साथ जाता था। अच्छा। तो वहाँ पे वो उन कालीनों की उस वहाँ एक स्टॉल भी होता था, जिसको वो उनके मैनेजर एक फ़िरोज़ साहब, नाम सुना है बड़े भाइयों से, मुझे नहीं पता, हमसे पहले था वो, तो बड़े भाई भी जो थे वो कम उम्र थे जब अब्बा ने पूरे बिज़नेस को खैरबाद कह दिया। अच्छा। और कहा कि मेरी सरकार ने ड्यूटी लगा दी है, तो ये बिज़नेस अब मैं नहीं संभाल सकता, तो हमारे ही अजीज़ हैं। तो वो अब्बा के साथ हमारे अजीज़ भी थे और साथ समझ ले कि हमारे डीलर भी थे। तो अब्बा ने सारी फैक्ट्रीज जो थी वो फिर उनके हवाले कर दी। तो उन्होंने कहा यार, मैं समझ लो बेचना क्या है, जो भी हो सकता, अगर कुछ हैं पैसे दे दें, नहीं तो मैं छोड़ दूँ। तो उन्होंने कहा कि चिश्ती साहब ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या कि यार, मैं ज़िंदगी में एक ही काम कर सकता हूँ। तो मेरा जो मेरी नात में और मेरे उस फ़िक्र में और मेरे उस कंसंट्रेशन में जो है मुझे फ़र्क आ रहा है, और सरकार की तरफ से ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इसका एहसास हो गया। तो मैं बिज़नेस कर नहीं सकता, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ। तो वो उन्होंने दे दिया था। वो माशाल्लाह अब किस भी नाम से है कारपेट का कारोबार, किस नाम से था? तब जो था वो तो मुझे याद नहीं,
لیکن اب وہ جو اس کے آگے 2 شاخیں بن گئی ماشاءاللہ ہماری عزیز ہیں. تبھی وہ چل رہا ہے. یس. اچھا اچھا. وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے اچھا اچھا مینوفیکچررز ہیں. صحیح. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جن کو کاروبار سارا ابا نے کہا تھا کہ بس اب سارا آپ ہی سنبھالیں, وہ اپنے وصال سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر آئے تھے. اچھا. میں چھوٹا تھا اس وقت, پڑھ رہا تھا میرے خیال میٹرک میں, ہوش تھی مجھے. تو وہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ابا سے تو یارانہ بھی تھا, بلکہ ابا سے عمر میں بڑے تھے. تو ابا جی کو کہتے ہیں یار اعظم فیکٹریاں اس 1-2 فیکٹریاں تو بہت زیادہ نے, ہوں تو نیو یارک دے وچ بھی پی گئے نے ਉਹਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਊਟਲੈਟਸ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ. ਅੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਏ ਸਨ. ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਟੇ ਸਨ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ بھی ہے ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. تو یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. وہ پیر فیروز صاحب مینیجر ہوتے تھے. مجھے بڑے بھائی نے یہ سارا بتایا کہ ان کا نام اماں بھی بتاتی تھی. تو پیر فیروز صاحب ان کے مینیجر ہوتے تھے. ابا ویسے بھی کاروبار میں جاتے تھے, صرف وہ اعتبار کرنے والے بندے تھے, درویش طبیعت تو شروع سے ہی تھے. تو ایسے لوگ بھی نہیں ملتے تھے جو آپ نہ بھی ہوں سر پہ تو کاروبار سنبھال لیں. تو ایسے ان کے پاس تھے بندے کہ وہ ریڈیو پہ جاتے تھے. وہ تو میں آپ کو ایک بات مزے کی مجھے جو فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اعظم چشتی سے پہلے نعت پڑھنا جو متومل گھرانے ہیں ان کے لیے باعث اعزاز نہیں ہوتا تھا. صرف کچھ مانگنے والے یا کچھ ایسے نعت ہوتی تھی کہ جیسے شاید یہ جو کوئی بڑے گھرانے کے لوگ ہیں وہ سن لیتے تھے, یا وہ دان کر دیتے تھے, یا کچھ نذرانہ دے دیتے تھے, تو ان لوگوں کا چل جاتا تھا. میں سمجھ گیا. تو ایسا نہیں تھا کہ نعت خان جو ہے وہ الگ سے شناخت ہو, ایک شناخت ہو, اور پرائم منسٹر کہہ رہا ہو کہ اعظم صاحب یہ میرے چھوٹے بچے کو سنیں, یہ بھی نعت پڑھتا ہے. مطلب بڑی یعنی انہوں نے نعت خان کو ایک مقام بخشا. یعنی کہ ابھی میں نے سن رہا تھا کہ آپ جو میں نے پروگرام آپ کا دیکھا جمشید صاحب کے ساتھ, اس میں آپ نے کہا کہ وہ بوسکی کا کرتا پہنتے تھے, وہ اٹلی کا شو پہنتے تھے, سونے کے بٹن ہوتے تھے, اور بڑی برانڈڈ گھڑی ہوتی تھی, اور دنیا کے بہترین پرفیوم لگاتے تھے, اور مرسڈیز میں وہ جاتے تھے نعت پڑھنے. تو ایک ان کو وہ سرکار کے ایسے غلام تھے کہ جو نعت پیسوں کے لیے نہیں پڑھتے تھے, نعت کو کاروبار نہیں بنایا, انہوں نے فروغ چاہا اس کا, اور اس کو ایک عزت دی کہ نعت خان ایک بہت ایسا بھی ہو سکتا. ان کی کراکلی وہ والی ہوتی تھی جس کی قیمت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک, تو اس طرح وہ جاتے تھے. ایون یہاں تک کہ کئی ایسے واقعات ہمیں ان کے شاگردوں میں, اشرف چشتی صاحب نے اور ان کو ابتدائی شاگردوں میں انہوں نے ہمیں بتائیں کہ یار کچھ ایسے لوگ تھے کہ ایک بندہ اپنے گھر اپنی ایک ہی اس کی بھینس یا جو تھی وہ بیچ کے تو وہ پیسے لایا کہ پتہ نہیں ریڈیو پہ ہی سننا ہوا تھا اس نے کہ میں ایک نعت محفل کرنا چاہنا تے میں چاہنا اعظم چشتی میرے گھر آ. اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں وہ بڑا ضروری ہے لے گئے, تو اس نے اپنی بھینس بیچی تو ادھر آئے. تو وہ بیٹھتے تھے ہمارے, ہم نے جب بچپن میں دیکھا ہوا ہے جو کاچھو پور میں ہمارا گھر تھا, تو ایسے چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں, حکا پڑا ہے, لوگ بیٹھے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, ادبی شخصیات بھی آ رہی ہیں, موسیقی سے رکھنے والے بھی آ رہے ہیں, عام لوگ بھی آ رہے ہیں, کچھ مسئلے محلے کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. تو وہ اسی طرح وہ صاحب آ گئے. یہ اشرف چشتی صاحب نے سنایا ہوگا کہ وہ بھینس کو بیچ کے تو انہوں نے کہا جی کہ اعظم صاحب میں تانوں تھے فلانی جگہ بلانا چاہتا, تو بھانپ لیتے تھے, درویش بندے تھے, بھانپ لیتے تھے کہ یہ کیا ہے. تو کہتے ہیں اچھا
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? हम्म ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ। ਅੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ? क्योंकि उन्होंने जब पूछा कि आप क्या आपने ये पैसे क्यों इतने लेके, उन्होंने कहा जी बस मैं कर लिया बंदा। उन्होंने कहा तुसी मੱਝ मुझे तो नहीं बेची? उन्होंने कहा जी ਅੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਫੇਰ ਬੱਜੀ ਹੋਵੇ। वाह। उन्होंने कहा पैसे वास्ते नहीं मैं आना। अब देखें, आप लोग हमें देखते होंगे कि आज़म साहब के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में नहीं आए। आपने पिछले जो जमशेद साहब का मैंने इंटरव्यू देखा उसमें पूछा कि उस लेगेसी को लेके आप लोग देखें, वो जो बात है ना लेगेसी को लेके चलना, ये सिर्फ औलाद का काम नहीं है। वो शख्सियत इतनी बड़ी है, उनके काम को सैयद मंजूरुल कौनान साहब नहीं लेके चले। हाँ नहीं, वो शाह साहब ने हमेशा उनका जिक्र किया। देखिए मैं समझता हूँ मंजूरुल कौनान साहब दबिस्तान आज़म को आगे लेके चलने वाले में सबसे नुमाया वो हैं, और मैं उनको अपने से अलग नहीं समझता, ना उनके बच्चों को ना उनके शागिर्दों को। वो आज़म चिश्ती की लेगेसी को लेके वो चल रहे हैं। आज़म चिश्ती इतनी नहीं है कि मुझ जैसा हकीर या हम में से बहन भाई को ही लेके, भाई ही वो उनके बेटे ही लेके उसको चलेंगे, नहीं। वो उनकी बहुत जहते हैं। जमशेद जो हैं, जमशेद चिश्ती, वो अब्बा की जो फारसी दानी है उसके एक पोर्शन को लेके चले। वो बहुत बड़ी उसका सफेयर बहुत बड़ा है, वो मुहीत बड़ा है, उसकी एक चीज को लेके चले। और सिर्फ यही नहीं होता कि जो तर्जें उनकी बनी हैं उन्हीं को पढ़ा जाए। वो तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त वो वज़ा की, वो तर्जें बनाई। और आप गौर करेंगे कि उससे पहले मुझे ये बताइए, अगर आपका भी कुछ मौसीकी से होता है, और जो मौसीकी को नहीं भी समझते उनको पता है कि आप कुछ चीज़ सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये गाना है, ये फिल्मी गाना लगता है, ये गज़ल का पैटर्न है, ये काफ़ी का पैटर्न है, ये ठुमरी का पैटर्न है। मुझे बताएं, नात का कोई पैटर्न था उससे पहले? एक बाज, एक पैटर्न, एक मैनरिज्म डेवलप कर दिया। तो अब उसमें नई तर्जें भी बनाई हैं शाह साहब ने, लेकिन इस पे वो उन पैरामीटर्स पे उनके और उनके शागिर्दों ने भी, तो ये उस पैटर्न को, लेकिन उन्होंने, कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको स्केल कम उन्होंने यूज, मैं कहता हूँ उन्होंने इतने स्केल यूज किए। किन्होंने स्केल कम यूज किए? कई लोग ये कहते हैं ना कि आज़म चिश्ती साहब ने स्केल जो है वो तिलंग है और वो महदूद रखा है, यानी 4-5 चीजों से निकले नहीं है। एक वक्त में अवामुन नास तक एक काम पहचानना और उनकी रग को समझना, एक चीज को उरूज मिलता। और मैं आपको बताऊं, उनकी प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स में उन्होंने मुल्तानी तक में नात पढ़ी हुई है, ठीक है। ये वो क्या कहते हैं, टोड़ी में उनकी तो कंपोजिशंस हैं, टोड़ी में उनकी कंपोजिशंस हैं, उनकी पीलू में है, एमन में। अच्छा, कहीं से भैरवी उतर जाते हैं तो वहीं से वो एक ही स्केल, एक शुरू होते थे वो 6 स्केल, तो वो एक नात में बदल देते थे, 6 स्केल दिखा देते थे कि एक उसमें जाते जाते पहाड़ी पे चले गए, वहां से नीचे उतरे भैरवी में आ गए, फिर कल्याण में चले जाते हैं। कितना डिफरेंट, लेकिन रचाव वही है। नात नात है, कभी नात में गायकी प्रोमिनेंट नहीं हुई। हाँ, ठीक है, नात को उन्होंने डोमिनेट रखा है ना। है उन जैसा अब भी, चाहे उनके फॉलोवर भी हों, उन जैसा उस चीज को पे तकद्दुस का पर्दा रखने वाला अब भी कोई नहीं है। हाँ नहीं, सही बात है। उनको फॉलो करने वाले भी जो हैं उनमें भी गायकी नजर आने शुरू हो गई है कि ये ठुमरी को जा रहा है, ये काफी अंदाज जा रहा है। अभी उस पे बात कोई मैं करने लगा था कि जो कई अब नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने क्लासिकी मौसीकी को नात खानी समझ लिया। जी मैं, ऐसा नहीं है। नात खानी बहरहाल नात खानी है, मुझे बताइए, नात रहनी एक धुन है,
ہاں ایک طرز ہے، ہاں ایک چیز ہے. جناب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ہاں آج سکھ سکھ مت متر، رادی اب ودھیری ہے. یہ ذرا طرز چیک کریں آپ. ہاں نہیں بہت اچھا. اب یہ جو اسکیل ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بھیم، لیکن اس کو بھیم کوئی ایسے نہیں لگتا، لیکن جو بہت شناخت رکھنے والا اس کو پتا ہے کہ یہ پیور بھیم پلاسی ہے. لیکن اس کے اندر عشق کا رنگ دیکھیں، کیا بات ہے. نہیں وہ ان ایسی سے دھن جو اٹیچ ہے، وہ آفاقی دھن ہے. یہ کلام اعظم صاحب سے اٹیچ ہے. جیسے نا ان کی آواز اور وہ کلام لازم و ملزوم ہے نا، وہ بندش اور وہ سارا کچھ. تو آپ سے باتیں بہت ہوں گی. احمد الدین قاسمی صاحب کی ایک حمد آپ نے پڑھی ہے، وہ نظم ہے، نظم ہے اور اس جی، کو آپ نے حمدیہ نظم. ترنم میں دیکھے. ہاں نظم کے پیٹرن کو ویسے ہی ترنم میں ڈالنا مشکل ہوتا ہے نا. غزل کی حیت اور ہوتی ہے، وہ تو عام چل رہی ہوتی ہے نا. نظم کو آپ ترنم میں ڈالنے مشکل ہوتا ہے. وہ ہمارے ناظرین سے کچھ شیئر جی ضرور. وہ میں بلکہ وہ بہت پسند تھی مجھے وہ، تو میں ایسے ہی مجھے دراصل وہ ٹی وی کے ہمارے پروڈیوسر تھے نعیم خان صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے ایک حمد ریکارڈ کرنی ہے. اچھا یہ وہ حمد ہے جس پہ مجھے پی ٹی وی ایوارڈ ملا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا یار میں اس کو کمپوز کرتا ہوں، اپنے کچھ اس کی دھن میں مرتب کرتا ہوں. تو یہ دھن اس کی مجھے اس کو وضع ہوئی، تو اللہ کا کرم ہوا کہ اچھی وہ ہو گئی. تو میں تھوڑا سا آپ کو سنا دیتا ہوں. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. تو حبیب بھی، تو حفیظ بھی، تو رحیم بھی، تو کریم بھی، تو بصیر بھی، تو نصیر بھی، تو کبیر ہے، تو حلیم ہے. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے. تو میرے خیال کے گلشنوں میں بسا مثال شمیم ہے. تو میرے یقین کی وسعتوں میں خرام موج نسیم ہے. مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے، رنگ دے مجھے رنگ دے. تو جمال بھی، تو جمیل بھی، تو خبیر ہے، تو حلیم
नदीम है ये हुरूफ तेरी अमानतें, ये नदीम तेरा नदीम है, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, 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 मुझे अपने रंग में रंग दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो इसकी कंपोजिशन है ये बड़ी हटके है और नज़्म को बिल्कुल नज़्म के मुताबिक जो है ना इसकी कंपोजिशन है। मिजाज जो शायरी का है वही इसकी धुन का मिजाज है। तो अब बात आज़म साहब की बात हुई, आपके शेरी सफ़र का, ज़ाती शेरी सफ़र का आगाज़ कब हुआ? आपने कब शायरी शुरू की? अच्छा, मैंने और जमशेद चिश्ती मेरे मुझसे बड़े जो भाई हैं, अच्छा खैर मुझसे बड़े तो हैं, थोड़े से बड़े हैं, लेकिन हमारी जो थी वो जाहिर है इकट्ठे ही 2-3 साल का अगर फ़र्क भी था, तो वो हम जब थोड़े से बड़े हुए तो हम दोस्त ही बनते, हर काम इकट्ठे करते थे, हमारा कमरा अलहदा था हम दोनों का, और शेर कहना तो इकट्ठा ही शुरू किया। जमशेद बहुत सीरियस शायर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं सीरियस से मुराद है कि वो वक्त उसको बहुत देता था और हमेशा उसने दिया। बिस्यार गो है, उससे कहीं ज़्यादा वो कहता है, लेकिन ये जितना सफ़र उनका रहा सीखने का, यानी जैसे हम जो शेर कहते थे, हमें असाइनमेंट्स भी मिलती थी अब्बा की तरफ से, कोई मिसरा भी देते थे। अच्छा, हाँ, तरह मिसरा देते थे कि इस पे, मुझे अभी याद है पड़ता है कि एक मिसरा उन्होंने, जब उन्होंने देखा ना ये कुछ पुख्ता होते जा रहे हैं, लफ्ज़ की हैत क्या है, उसके आराब क्या होते हैं, अरबी, फ़ारसी, तराकीब का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सख्ती से बताई और बहुत ही उनको अजबर किया हम लोगों ने, और उसको अपने जहन में बिठाया, शख्सियत का हिस्सा बनाया। तो एक मिसरा एक दफ़ा उन्होंने दिया, जब हमने देखा कि अब ये कुछ कहने लगे, तो मुश्किल सा मिसरा, कहते हैं एक शेर है, रियाज खैराबादी का है शायद, हाँ रियाज खैराबादी का, कि उसने जो सरे बज़्म मेरा नाम पुकारा, उसने जो सरे बज़्म मेरा नाम पुकारा, महफिल में कई लोग मेरे नाम के उठे। अब ये देखिए, नाम के उठे, अब ये कितनी संगलाख और दुश्वार ज़मीन है। अब नाम के उठे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? कितने शेरों में करेंगे? और नहीं, शेर के तो 2 मिसरे हैं, एक शेर में पूरा मजमून बांधना है आपने, नहीं अगर गजल कहनी हो तो, लेकिन एक शेर में भी आप जब उसको इस काफिया और इस रदीफ को, काफिया तो इसी तरह लेंगे, नाम के उठे, शाम के उठे, काम के उठे, इस तरह लेंगे, के उठे साथ कैसे जस्टिफाई करेंगे? पीछे उसकी बुनतकारी करनी पड़ेगी। उस पे फिर मैंने और जमशेद ने मिलके एक गजल की। उनमें कौन सा मिसरा किसका है अब ये हमें अब याद नहीं है, लेकिन ये हमने बाकायदा, और उसमें दोनों का इक्वल हमारा हिस्सा था। हम बैठ के आपस में, उनका इकट्ठे असाइनमेंट है, एक ही गजल दोनों इकट्ठे मिल के कहो। वो हमने जो कही थी उसके मुझे 2 शेर शायद याद होंगे या इस वक्त, वो है था कि जो हमने इसी पे कहे, दिल डूब गए लोग जिगर थाम के उठे, वाह, दिल डूब गए लोग जिगर थाम के उठे, पर्दे जो मेरी जात से अब हाम के उठे, वाह, हर नक्शे कदम बनता चला जाएगा मंजिल, हर नक्शे कदम बनता चला जाएगा मंजिल, जब सोए मुकद्दर दिले नाकाम के उठे। अब इस तरह करके वो हमारी शेरी मश्क जो थी वो होती थी। और मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने
नात जब फिर हमने अपना अपना कहना शुरू कर दिया, ये ज़रा बाद की बात है, तो नात मैंने कुछ गज़लें तो और अशार कुछ कहने शुरू किए, वो तो उस पे तो ठीक इस्लाह हो जाती थी। नात मैंने पहली दफ़ा कुछ लिखा है, कुछ ये था कि अब नात ये हमारे घर का एक ये लेगेसी है। तो नात में मैंने लिखी तो उन्होंने देखी, मुस्कुराए, हुक्का पी रहे थे, तो कागज़ ऐसे तह करके ना तो अपनी ऐसे मेज़ पे रख लिया। अच्छा तो कहते हैं कि आज के बाद नात नहीं कहनी तुमने। अच्छा मना कर दिया नात के। उन्होंने कहा भाई नात नहीं कहनी। मैं तो कुछ हुआ मुझे, मैं कहा जी नात, कहते नहीं अभी नहीं, आप अपनी मश्क अभी जारी रखें। नात जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नात के रास्ते पे चलना, इसमें क्या लफ्ज़ की हुर्मत से अभी आप पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। नात की डिक्शन जो है और नात के लिए जो अलक़ाब यूज़ करने हैं, या आपने कई दफ़ा कुछ मुहावरा या कुछ बीच में लाते हैं, तो आप कैसे जस्ट वो सुए अदब ना हो जाए, ये एहतियात का काम है। तो अभी और मश्क करें फिर नात। तो मैंने कहा तो वो मश्क और कितनी देर करनी पड़ेगी? तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरे बाद तुम नात कहोगे। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो मैं कहा तो मनु के तो पता लगेगा कि मैं हूँ ठीक, मुझे अब नात कहनी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने फरमाया कि इशारा हो जाएगा। अच्छा। यस। उन्होंने कहा ये पता चल जाएगा तो। और ऐसा ही हुआ कि उनको अब जब विसाल हो गया, मैंने नात नहीं कही। तो इसी तरह एक महफिल से मैं और जमशेद, पता नहीं पत्तों की था या उससे आगे उकाड़ा था, कहाँ से किसी महफिल में से वापस आ रहे थे। उन दिनों कुछ जाहिर है अब्बा के विसाल के बाद लोग ज़बरदस्ती हमें ले जाते थे कि आज़म साहब के बच्चे हैं। तो वो एक महफिल से हम वापस आ रहे थे तो बड़ी लेट, तो जमशेद भी बहुत थक गए थे। तो जमशेद ने कहा यार मैं थोड़ी सी आंख लगाऊंगा वापसी पे, मैं थक गया। अब मेरे साथ कोई बात करने वाला था नहीं, ड्राइवर साहब जो थे वो गाड़ी चला रहे थे, तो मैं बस अगली ड्राइवर की सीट के साथ जो सीट है उस पर बैठा हुआ था। तो जमशेद पीछे ज़रा थोड़ा सा इस तरह के उसमें चले गए। तो वहाँ पे फिर मुझे पहला मिसरा नात का हुआ था, और फिर वो नात मुकम्मल भी। उन दिनों कुछ ऐसा मेरे जहन में कुछ जब मुझे लगा कि मुझे इज़्न हुआ, मुझे इजाज़त हुई और मुझे मिसरा अता हुआ है। मैं उस वक्त लेक्चरर लग गया था यूनिवर्सिटी में। तो मिसरा ये था कि मुझ तक ना आ सका किसी बेदाद घर का हाथ, ये मिसरा था। मुझ तक ना आ सका किसी बेदाद घर का हाथ, ये मिसरा। तो वहाँ से नात शुरू, वो मेरे रास्ते आने तक 4 शेर हो गए थे। तो वो था कि मुझ तक ना आ सका किसी बेदाद घर का हाथ, साया फगन अजल से है खैरुल बशर का हाथ। वाह। ये उनकी देन है कि तही दस्त में नहीं, वरना तो मेरा हाथ है एक बेहुनर का हाथ। पत्थर भी चूमने की कोई चीज है मगर, पत्थर भी चूमने की कोई चीज है मगर, जिसको लगा हो साहिब शक्ल कमर का हाथ। वाह। असरार तू जो आज किसी की नजर में है, तू जानता है इसमें है किसकी नजर का हाथ। वाह वाह। तो ये पहली मेरी नात वाह। हुई। उसके बाद फिर ये सिलसिला चला। तो मैं वही कह रहा था कि अब्बा जी की जो लेगेसी है उसमें नात कहना एक बहुत अहम चीज़ है। हाँ बिल्कुल। देखिए सिर्फ नात पढ़ना नहीं, नात कहना भी तो बात है ना। नहीं। बहुत
उन जैसी शख्सियत के वो सारे पहलू लेके साथ उसी रूज और सारी चीज़ें ही इस लेवल के पे हों, मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है। असल में जो जमशेद साहब से सवाल था ना मेरा, उसका पस मंज़र ये था कि 2000 के बाद ना माहौल बहुत और रविश पर चला नात खानी का। आपके सामने है कि क्या हुआ ना, जो उसमें चीज़ें आई, तो मेरे उस सवाल के पस मंज़र में ये बात थी कि अगर आप इसको बाकायदा नात की तरबियत के लिए कोई काम करते किसी जगह पे तो शायद वो बेहतर हो जाता। वो उसकी सिलसिला एक और तरह का मैं चल उसके लिए निकलता। अर्ज करता हूँ, अब्बा ने सारी जिंदगी कभी कोई एकेडमी नहीं बनाई। एक वो मिजाज होता है ना कि एकेडमी बना लेना और वहाँ पे वो शागिर्दान बैठे और उसको सुनाओ भाई, आवाज लगाओ। ये दरवेशों का एक सिलसिला होता है, उनसे मोहब्बत भी करना शुरू कर देना कोई या थोड़ा सा, तो इनायत हो जाती है जी। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो क्लास लगा के बैठ जाए। उनका काम रुकता नहीं है, वो चलता है। जैसे अभी पिछली दफ़ा आपने उसमें मुझे राया था कि अब दोबारा ये बीच में एक गैप आया। मुझे वो एक यूट्यूब पे बहुत सारे उलमा होते हैं, उनमें एक मुस्तफ़ाई साहब हैं, साकिब मुस्तफ़ा साहब। हाँ जी, साकिब मुस्तफ़ाई साहब। उनकी एक बात बड़ी मज़े की लगी। हम हमेशा ये बात में अपने जो स्टूडेंट्स हैं या और भी लोग हैं नात के जो बच्चे हैं वो मिलते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं लेकिन हुआ कि उनके लिए कोई वो कहीं भी मिल जाए, मुझे यूनिवर्सिटी में आके भी मिलते हैं, कोई घर भी आ जाते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा उनको रास्ता थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो वो हम कई वो बात करते हैं, लेकिन वो मुस्तफ़ाई साहब ने उसके लिए जो मिसाल पेश की वो मुझे बहुत हसीन लगी। अच्छा। जैसे हम कहते थे यार गाने की तर्ज पे आप जब नात पढ़ते हैं तो वो गाने के विजुअल्स आपके जहन में आ जाते हैं, तो आप गाने की तर्जों पे नातें पढ़ना ये और उस तरह के वो जो छैल छबीले किस्म के अंदाज में वो तकद्दुस नहीं रहता। तो उन्होंने बड़ी मज़े की एक बात इसके लिए मिसाल दी। उन्होंने कहा देखिए, हर काम के लिए एक सांचा होता है। अगर आप बाजार से बिल्कुल नया खूबसूरत लोटा लेके तो उसमें दूध या चाय किसी को पेश करे, चाहे वो पाक साफ हो, सोने चांदी का भी हो, हाँ, लेकिन उसकी शक्ल अगर एक उगालदान की शक्ल आप बना के उसमें कोई मशरूब, और चाहे वो ब्रांड न्यू हो, अभी बिल्कुल किसी का हाथ ना लगा हो, साफ भी हो और पाक भी हो, फिर भी ये कितना बुरा लगे कि आप उगालदान की शक्ल में वो चीज डालें। तो वो यही कह रहे थे कि आप नात जैसी मुकद्दस चीज को गाने के उसमें पेश कर रहे हैं। ये मुझे मिसाल उनकी बहुत अच्छी लगी कि इस तरह से समझाना कि, और फिर देखिए ये ऐसे दौर आते हैं लेकिन चीजें प्रिवेल वही करती हैं, चीजें दुनिया में कायम वही रहती हैं जो एक जिनके मयारात तय हो चुके बुनियाद से जुड़े होते हैं, जो बुनियाद से और अपने बुनियादी उसके साथ। देखिए सरकार दो अलैहि वसल्लम की जो तकद्दुस है ये हमारी पूरी कौम उस पर जान देने को तैयार होती है। लोगों में खुद ब खुद शऊर आना शुरू हुआ है जनाब। मैंने बेशुमार लोगों को देखा है इस तरह के नात खानों के बारे में गुफ्तगू करते हैं। आप यूट्यूब राय देते हैं और मुस्तफ़ाई साहब जैसे लोग भी उस पर करते हैं। तो और ये आप देख लीजिएगा वापस आ रहे हैं लोग और आ रहे हैं, आप इसकी गवाही देंगे। ऐसा ही है। सैयद मंजूर कौनात कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जमशेद साहब आए थे, तो उसमें इस मौजू पर कॉन्फ्रेंस में बहुत खोलकर हर शख्स ने, मुस्तफ़ा साहब का चूँकि बात हुई तो वो भी आए हुए थे, तो उन्होंने इस पर बड़ी बात की थी इस मौजू पर कि जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन पलटेगा ना, असल चीज़ की तरफ हर चीज़ पलटती, हर चीज़ अपने असल की तरफ लौट के जाती है। बातें बहुत होंगी। आज़म साहब की और आरफाना काफ़ी स्टाइल में, वो आपको इस दिन में कोई आ रही हो तो?
जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ओ एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं, ओ एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं, जे तू विकया इश्क। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोज़ख लंघने पैंदे ने, कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोज़ख लंघने पैंदे ने, ओ जेड़ा आशिक हो के सुख ढूंढे, जेड़ा आशिक हो के सुख ढूंढे, ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं, जेड़ा आशिक हो के सुख ढूंढे, ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं, जे तू विकया इश्क। मेरे गल विच दो जंजीरां ने, एक कदरां दी एक जबरां दी, मेरे गल विच दो जंजीरां ने, एक कदरां दी एक जबरां दी, मेरे सारे कम हुदूरे ने, मेरे सारे कम अधूरे ने, मजबूर भी नहीं मुख्तार भी नहीं, जे तू विकया इश्क। मुद्दता तो चर्चा सुन दे सा, अज अखीं डिठै आज़म नूं, मुद्दता तो चर्चा सुन दे सा, अज अखीं डिठै आज़म नूं, सालक भी नहीं मजजूब भी नहीं, सालक भी नहीं मजजूब भी नहीं, कोई मस्त भी नहीं होशियार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ओ एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा
यार विनय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के टीचर हैं, जी। क्या वहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ और क्या वहाँ पे चल रहा है? मैंने वहीं से मास्टर्स किया, एमफिल किया, और मैं इस वक्त आई एम चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ये मेरा, चूँकि मेरी जो तालीम मैंने ली थी वो एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन मेरा बुनियादी जो सब्जेक्ट है वो ये है। सही। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी डिपार्टमेंट में जहाँ था इस वक्त मैं उसको चेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा एक ज़िम्मेदारी मेरी और भी है 2006 से। वो ये थी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में एज स्टूडेंट अभी 86 में एक स्टूडेंट के तौर पे गया था, दाखिला जब मेरा हुआ, तो वहाँ के जो उस वक्त के प्रिंसिपल थे, उस वक्त के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर हसन शाह नवाज जैदी साहब, बड़े प्यारी शख्सियत, उनसे बड़ी जल्दी एज ए स्टूडेंट भी मेरे उनसे ना दोस्ती सी हो गई। सही। उनके करीब हो गया मैं, क्योंकि वो दो चीज़ों कि वो ख़ुद बहुत ज़्यादा शगफ़ रखते थे, एक शायरी का और एक मौसीकी का। तो मैंने उनसे बैठे बैठे एक दिन कहा, मैंने कहा देखिए सर ये एक बात कहना चाहता हूँ। कहते बोलो। मैंने कहा सर ये फ़ाइन आर्ट्स यानी कि फ़नून लतीफ़ा का शोबा है, और मैंने कहा जी सबसे लतीफ़ फ़न जो है वो मिसिंग है। मैंने कहा जी द फाइनेस्ट आर्ट इज़ मिसिंग, और वो यकीनन मौसीकी है। कहते हैं यार बात तो सही है, क्या करें इसके लिए? मैंने कहा चलो आप बैठे हैं तो आप करें। कहते हैं फिर ठीक है, इसके लिए कोशिश करते हैं। तुम इसके, मैंने कहा जी मुझे इसका ज़ाहिर है इसके लिए क्या कैसा। कहते हैं फिर सबसे पहले इसका कैरिकुलम डिज़ाइन करो। तो वो फिर मैंने, जमशेद ने और जैदी साहब, हम लोगों ने उसको मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ दुनिया से मंगाए, इंडिया से भी, वहाँ जो, क्योंकि यहाँ मौसीकी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुई थी। ये मेरा बहुत बड़ा एजाज़ है कि पहला इन द हिस्ट्री ऑफ एवरी public university of Pakistan, the first ever department of music was established in Punjab University, और I am the first head of that, और ये मुझे एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो तब से दिया गया। तो अब भी मैं 2 शोबों का चेयरमैन हूँ। अब उसने भी ग्रो कर लिया है। अब वो डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूज़िक हो गया। पहले 2 साल का हमने शुरू किया था डिग्री, अब 4 साल की डिग्री हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक चिश्ती होने की हैसियत से, क्योंकि हमारे ख्वाजा साहब की यह सुन्नत है कि उन्होंने म्यूज़िक पसंद किया, क्योंकि इस खित्ते में वो आए और यहाँ के लोगों की रम्ज़ को समझा, और उसके मुताबिक वो उन्होंने इसके ज़रिए से लोगों के दिलों तक वो पहुँचे। और ये उनकी सुन्नत है मौसीकी से मोहब्बत करना और मौसीकी करने वालों के साथ भी शफकत करना। तो ये एक तो अपनी ऐसी एक कोशिश ये है कि पाकिस्तान में मुझे फ़ख्र है कि मौसीकी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में मैंने अपनी जो है वो काफ़ी उसके लिए कोशिश की है, और वो काफ़ी कामयाब है। आपका लिटरेचर से जो लोग आज़म साहब के दौर के या उनके बाद वाले लोग हैं, पर्सनली ज़्यादा मरासिम किससे रहे? जैसे जमशेद ने अपने इंटरव्यू में बताया, अब्बा के अलावा जिन शख्सियात से रहे वो बहुत बहुत बड़ी शख्सियात, अहमदीन कासमी साहब, फैज़ साहब। अच्छा जी, फैज़ साहब से, चूँकि अब्बा के दोस्तों में थे वो फैज़ साहब। तो फैज़ साहब अपनी आखिरी उम्र में अब ठीक थे, चलते फिरते थे। तो फैज़ साहब से मुलाकात हुई। फिर अब्बा फैज़ साहब को हमने एक जगह पे, मैं और जमशेद कहीं समय पता लगा कि फैज़ साहब लंदन से आए हुए हैं। तो वो
فلاں کسی ہوٹل میں اس کے کسی کتاب کی وہ ہو رہی ہے تقریب، تو اس میں وہ آئیں گے. تو ہم دونوں اپنا بھاگے، ہم پہنچ گئے وہاں، فلیٹیز میں تھا. تو اس تقریب سے فارغ ہو کے چائے کی وہ جگہ پہ گئے تو بہت سارے لوگ جا کے، تو ہمارے پاس بھی کیمرہ ہم نے ہر وقت رکھا ہوتا تھا. اس وقت موبائل تو ہوتا نہیں تھا لیکن وہ کیمرہ تھا پھر بھی ہمارا، وہ ریل والا. ہاں جی ریل والا. تو وہ پھر فیض صاحب سے ہم بھی ملے. تو ایک دفعہ جمشید صاحب بیٹھے تو ساتھ بیٹھے، وہ سب کو کہہ رہے تھے اچھا چلیں یار بیٹھ کے ایک صوفے پہ بیٹھے تھے کہ تو سبھی اتروا رہے تھے. تو جمشید صاحب بیٹھے ان کی فوٹو، تو میں بھی بیٹھا. تو ہم نے جب فوٹو بنوا رہے تھے تو وہ دونوں کی فوٹو ہیں، تو میں نے ان کو کہہ دیا ہلکے سے، فیض صاحب کو میں نے ایسے ہاتھ رکھ کے میں نے کہا سر میں اعظم چشتی صاحب کا بیٹا ہوں. ہیں جمشید اور ہم دونوں تھے. انہوں نے ہمیں اتنے محبت سے ساتھ لگایا، ماتھا چوما. تو کہتے ہیں اوے یار اعظم کتنے وے؟ میں کہ جی وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے ابا، ان کے آخری دنوں میں جب وہ گئے تھے. جی جی ہاں، تو عمرے پہ گئے ہوئے. نہیں ابا کے آخری دن نہیں تھے یہ، اس سے ذرا پہلے، فیض صاحب پہلے وصال ہو گئے. تو میں نے کہا جی وہ کل یا پرسوں آنے والے ہیں. کہتے ہیں بس اعظم نو کہیں کہ یار اتھے میں تے فارسی بولن واسطے ترس گیا کہ میرے نال. اچھا یس، انہیں کیا میں فارسی بولن واسطے ترس گیا اعظم نال، تے اسی تے مطلب گلاں پرشین دیاں. تو وہ تو ابا بہت بڑے فارسی دان تھے، آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ حکومت ایران نے 2 دفعہ وہ حکومت ایران کی طرف سے امام خمینی کے جو برسی ہوتی ہے وہاں پہ ان کو بلایا گیا تھا، تو ان کا فارسی کلام میں بھی. تو فیض صاحب نے یہ بات ابا جب آئے جو ہم نے ان کو بتایا، ابا کے آنسو نکل آئے. فیض صاحب سے بڑی دوستی رہی. تو وہ پھر اگلے دن ہم ماڈل ٹاؤن والے گھر میں گئے، پھر وہاں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے. وہ ایک مجھے یاد پڑتا ہے کیا ممتاز دولتانہ صاحب شاید تھے اس طرح. تو ابا سے مل کے بھی دونوں گلے لگ کے اتنا روئے، فیض صاحب اور اعظم صاحب. جی جی، کیونکہ یہ صوفی تبسم صاحب کے دونوں شاگرد تھے. ابا نے فارسی گھر سے پڑھی، گلستان بوستان تو 8ویں جماعت تک ان کو حفظ تھی نا، فارسی دان تو تھے. لیکن جب لاہور میں آئے تو پھر صوفی غلام تبسم صاحب جی، تو وہ فارسی کے وہ بہت بڑے استاد تھے. فیض صاحب کے بھی استاد تھے. پھر ابا بھی ان کے ساتھ جڑ گئے. تو فیض صاحب سے بڑی دوستی تھی ابا کی. تو لوگ بہت باتیں کرتے تھے ابا کو جب نعت کے والے سے کہ یار فیض صاحب اور ٹائپ کے ہیں، تو لیکن ابا کہتے تھے یار تسی میں تانوں اس گل دا کوئی جواب نہیں دینا، میرا اپنا ضرورت نہیں ہے. ہاں دیکھیں علمی اور ایک تعلق اور ہوتے ہیں. تو فیض صاحب سے ہماری ان سے کم ملے لیکن ان کی بیٹھک نصیب ہوئی. قاسمی صاحب کی ہوئی، خالد احمد صاحب کی ہوئی، شہزاد احمد صاحب کی ہوئی، عارف عبد المتین صاحب، یعنی بہت سارے، حفیظ طائب صاحب، قتیل شفائی صاحب. قتیل شفائی صاحب بھی ہمارے محلے میں رہتے ہیں. جہاں گھر تھا نا حفیظ طائب صاحب کا، اس کے قریب ہی قتیل شفائی صاحب کا. پہلے پروگرام جو گھر یاد رہے کا پہلا پروگرام تھا وہ حفیظ طائب صاحب کے حوالے سے کیا. مناز صاحب ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے آئے، تو وہ میں نے ان سے بات کوئی پوچھی کہ آپ کوئی مزاح کی بات بتائے نا طائب صاحب کی. انہوں نے اعظم صاحب کا طائب صاحب کا ایک واقعہ سنایا. تو میں آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ سے بات پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ طائب صاحب مسجد میں گئے تو وضو کرتے ہوئے گر گئے اور ان کا بازو فریکچر ہو گیا. تو اعظم صاحب پتہ لینے آئے، ان کا گھر طائب صاحب کا پتہ لینے آئے. تو طائب صاحب کہنے لگے کہ یار میں اس طرح ڈگ گیا تھی تو میں نے ساٹے بج گئی. تو طائب صاحب اعظم صاحب انہیں آگے سے کہتے ہیں کہ تینوں کیا گننا سی مسجد. یہ واقعہ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بتایا کہ یہ اعظم صاحب کا انداز دوستی کا، پیار کا. تو اسرار صاحب باتیں اتنی زیادہ، ہم ہر پروگرام میں ہر مہمان کے ساتھ آخر میں آ کے اس کو کنکلوڈ کرنے پر اس لیے ہو جاتا ہے کہ اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک پروگرام میں ہو نہیں سکتی. آپ نے کلام سنایا قاسمی صاحب کا، اعظم صاحب کا، اور آپ کی اپنی باتیں. اب آخر میں آپ کی اپنی شاعری
जो रह गई, एक आपका मजमुआ कड़ी धूप, जी जी वो शाया हुआ अभी, जी जी। तो उसमें से अपने कुछ अशार आप पेश करें तो फिर हम उस आखिरी जो हमारा सेगमेंट है उसको ज़रूरी तो नहीं है नात ही हो, वैसे नात भी है और गज़ल भी है क्या? जो जो आपका दिल करे। मैं गज़ल के चंद जी अशार जी जी। पेश कर देता हूँ। लफ्ज़ सतरों में ना आएगा तो मर जाएगा, लफ्ज़ सत्रों में ना आएगा तो मर जाएगा। मर जाएगा। लफ्ज़ सतरों में ना आएगा तो मर जाएगा, शौक इजहार ना पाएगा तो मर जाएगा। वाह। लफ्ज़ सतरों में ना आएगा तो मर जाएगा, शौक इजहार ना पाएगा तो मर जाएगा। मैं नहीं कहता सुना किस्सा गम, जानता हूँ। वाह। मैं नहीं कहता सुना किस्सा गम, जानता हूँ। वो अगर जख्म दिखाएगा तो मर जाएगा। वाह। वो जो सब भूल के खुश है उसे पागल ना कहो। वो जो सब भूल के खुश है उसे पागल ना कहो। वो अगर होश में आएगा तो मर जाएगा। वाह। वो किसी दोस्त के घर कुछ नहीं खाता, यानी वो किसी दोस्त के घर कुछ नहीं खाता, यानी उसको डर है कि वो खाएगा तो मर जाएगा। हाय हाय, बहुत अच्छा है। वो बहुत किसी अच्छा शेर है। दोस्त के घर कुछ नहीं खाता, यानी उसको डर है आहा। कि वो खाएगा तो मर वाह, जाएगा। मेरी तदफीन में ताखीर न करना असरार, मेरी तदफीन में ताखीर न करना असरार, बीज मिट्टी में न जाएगा तो मर जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा है। देखिए ना, असर है ना, बात गज़ल की हो रही है लेकिन मक्ते में कहाँ जाके आपने उसको ख़त्म किया है, उसका वो असर होता है ना सारा, कि वो बात किधर से चली और कहाँ जाके ख़त्म हुई। बहरहाल रैपिड फायर। अच्छा जी। घर या घर से बाहर? यार मेरा एक शेर है, सॉरी, इस पे एक शेर सुना दूंगा। मैं जानता हूं मेरी जान के घर जरूरी है, मैं जानता हूं मेरी जान के घर जरूरी है, मगर मेरे लिए जितना सफर जरूरी है। अब मैं क्या खस करूं? नाज़िन क्या खस करें? आप जो दिल चाहता है इस पे जवाब समझ लें। अब यानी जवाब है मेरी तरफ से, ये दोनों हैं, लेकिन आप घर कह देना अच्छा है, घर वालों ने भी सुनना है। बेगम के हाथ का खाना या बाहर का खाना? घर का। किताब या मोबाइल? किताब। गालिब या इकबाल? बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल। एक ऐसे बंदे से जो जिसको वो जिसकी तरबियत में या जिसके मुताले में अनीस और उनसे पहले से लेके तो आज के शकीब जलाली तक पढ़ा दिए जाएं जिनको, और उनके सारे असलूबों से शनासा किया जाए, वो इन दोनों में से चुनना उनके लिए, आम बंदा में से हो सकता है कोई कहे जी हाँ मनु सिर्फ गालिब दे शेर था। बहुत मुश्किल सवाल है ये। वैसा ही है, इकबाल से इनकार करना और उसकी अल्फाज के डिक्शन जो अपना उन्होंने एक डेवलप किया, उससे इनकार करना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, इनकार किसी से नहीं होगा। चलिए गजल के आदमी हम गालिब कहते हैं। ठीक है। चाय या कॉफ़ी? चाय। कॉफ़ी भी, लेकिन वो ज़रा ठंड हो तो, लेकिन चाय। बाय एयर और बाय रोड? बाय रोड। माजी या मुस्तकबिल? मुस्तकबिल। बहार या खिज़ां? खिज़ां। शोहरत या मायार? मुश्किल सवाल है। शोहरत का मयार से ताल्लुक ही कोई नहीं। मैं वैसे एक बात कर, शोहरत का पैमाना आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका, कोई पैमाना इसका नहीं है। किसी शख्स की पूरी हिस्ट्री पढ़ लें और उसी पे किसी और बंदे को तैयार करके देख लें, वो नतीजा निकलेगा। मयार। लीडर और फॉलो? फॉलोअर भी, सरकार दो अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं। लीडर
وہ ہیں اگر تو پھر ہم فالوور ہیں، ان کے علاوہ ہم لیڈر ہیں. غزل یا قوالی؟ غزل. افتخار عارف یا امجد اسلام امجد؟ افتخار عارف. عید الفطر یا عید الاضحیٰ؟ عید الفطر. ایک شادی یا ایک سے زیادہ شادی؟ ایک. وہ آپ نے پہلے سوال میں جواب دے دیا تھا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. جی ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی ارسلان احمد ارسل آفیشیل یوٹیوب چینل سے پروگرام کر جاتے رہے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.